मौतें हुई हों, हत्याएं हुई हों उस दंगों के दौरान, और वहाँ पर एक महिला होने के नाते अब दिल्ली से जाती थी, तो डर तो लगना लाजमी है, ये मैं जानता था कि डर ज़रूर लगा। जब दंगा हुआ तो आसपास के लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को मारा काटा। वो लोग अपनी गाड़ी हमारे पीछे बड़ी बुरी तरीके से भगाने लगे। ये दंगा क्यों हुआ होगा? प्रणाम, मैं हूं संजीव अरुण कुमार और आज मैं हूं देश की राजधानी नई दिल्ली में। मेरे साथ दूसरी सीट पर बैठी है हिंदुस्तान की मशहूर डायरेक्टर मीरा चौधरी जी। मीरा जी, बहुत स्वागत करता हूं वरुण टॉकीज़ में। थैंक यू, मैं इतनी भी मशहूर नहीं हूँ। हर सफल आदमी अपने आप को ऐसा ही कहता है, और जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी गाज़ीपुर में कार्यक्रम के दौरान, और धीरे धीरे मैंने जाना कि क्या क्या काम किया, फिर मैंने थोड़ी गूगल पर रिसर्च करी, तो आपके बारे में जो चीज़ें निकल के हैं वो निश्चित तौर पर आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। तो अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा, धीरे धीरे उस जर्नी पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपकी बड़ी विवादास्पद फिल्म रही वो हम आगे बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा कि मूलतः कहाँ की हैं आप? मैं मूलतः दिल्ली की हूँ, लेकिन मेरे जो रूट्स हैं वो वेस्टर्न यूपी के हैं। मेरे पापा मुजफ्फरनगर से हैं और मेरी मम्मी मेरठ से हैं। पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैं दिल्ली में ही पैदा हुई और दिल्ली से ही पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स में पढ़ी हूँ दिल्ली की। जी, तो आ जाते हैं फिर अपने उस मुख्य विषय पर। मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, तैयार रहिएगा आप। पापा पुलिस में थे, बड़े अधिकारी रहे, रोका नहीं उन्हें कभी आपको कि इस फील्ड में मत जाओ, ये बहुत सेफ़ नहीं माना जाता है? जब आपने शुरू किया था करीबन 15 साल पहले, तो आप फिल्मों का ये आइडिया कहाँ से आ गया कि मैं फिल्म में डायरेक्ट करूँगी? देखिए, शुरू से ही मेरा ये रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए हैं और अपने पेरेंट्स को बताया उनके बारे में, और बहुत बार ऐसा हुआ कि वो उनके डिसएग्रीमेंट हुए। तो इस चीज़ को लेके जायज़ सी बात है कि कहाँ मैं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैनेजमेंट से रहा। मैंने MBA किया, उससे पहले भी मैंने काफ़ी पढ़ाई करी, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी मैंने, और उसमें मैंने एक बहुत बड़ा एक फेलियर देखा अपनी लाइफ में। उसके बाद फिर मैंने MBA किया और जॉब करी। फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ, मेरी 2011 में शादी हुई, जो मेरी पसंद की शादी थी। तो आप कह रहे हैं कि ये करियर शिफ्ट से पहले भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जहाँ हमारे पेरेंट्स और मुझ में डिसएग्रीमेंट था। ये लव कम अरेंज मैरिज थी। शुभ्रदीप चक्रवर्ती, जो कि एक फेमस डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, उनसे मिलने के बाद, शुभ्रदीप से मिलने के बाद मुझे नहीं पता था वो किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बनाता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि डॉक्यूमेंट्रीज़ का मतलब जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी में जो डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं, मेरा यही एक आइडिया था डॉक्यूमेंट्री के बारे में। लेकिन जब एक दिन एडिटिंग के दौरान, जो अपनी उसकी जो पहली फिल्में थी जिस दौरान हमारी शादी हुई, तो उसके बाद वो एडिटिंग कर रहा था अपने रूम पे, और जब मैंने वो एडिटिंग के दौरान एक स्टोरी कट होते हुए देखी, तो उसी वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा, शुभ्रदीप प्लीज़ इन्वॉल्व मी इन दिस, आई विल कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। और वैसे भी मेरा मार्केटिंग फील्ड था जी। मार्केटिंग में भी मेरी जो स्पेसिफिकेशन, जिस वक्त मैं जॉब कर रही थी तो इंस्टीट्यूशनल सेल्स और प्रमोशन की थी। तो प्रमोशन के लिए मैंने भी जिस कंपनी स्टार्टअप के साथ मैं थी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, तो उनके लिए पहली कॉर्पोरेट फिल्म मैंने बनाई। और कम्युनिकेशन जो था उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, मार्केटिंग का, एडवर्टीज़मेंट, कम्युनिकेशन। तो मेरी सोच बस वहीं तक थी कि मुझे ये सब करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया, उनके ऑडियो वीडियो विजुअल्स बनाए? पहले नहीं किया, बाद में किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बाद ही ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई। तो जो आपका पहला सवाल था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे अलाउ किया, तो मैंने उनको कन्विंस किया। पहले तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से शादी करी उसके लिए उनको कन्विंस किया, और उसके बाद मैंने जब अपना जॉब छोड़ी तो मैंने इस तरीके से कन्विंस किया कि मैं कॉर्पोरेट फिल्में भी साथ में बनाऊंगी, और डॉक्यूमेंट्री फिल्में, क्योंकि वो एक अलग जॉनर है,
नॉन फिक्शन में और उसमें बहुत मेहनत लगती है। ये भी नहीं पता कि कहाँ से फंडिंग आएगी, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज़ पे आपको काम करना है, तो यही था कि पैसा इधर से आएगा जो कॉर्पोरेट फिल्म्स बना के, और ये मेरा पैशन है, ये मैं समझ गई थी तभी कि इसी में मुझे आगे बढ़ना है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में ऐसा था मेरे कि शुभ्रदीप से मेरी मुलाकात हुई। वी नेवर न्यू ईच अदर, और उससे मुलाकात हुई और मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में उससे सारा सीखा और जाना, और बहुत सटल वे में हुआ ये जी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन आपके हस्बैंड, उन्होंने पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, बड़ी विवादों में रही, वो बहुत ज़्यादा विवादों में रही। उसके बाद दूसरी फिल्म आपने करी डॉक्यूमेंट्री, वो भी बड़ी विवाद में रही, इन दिनों मुजफ्फरनगर शायद। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, ये इन दिनों मुजफ्फरनगर से पहले शुभ्रदीप ने 4 फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, और इन दिनों मुजफ्फरनगर उसकी 5th फिल्म थी। और ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। ये आपकी पहली थी? ये मेरी पहली थी, और शुभ्रदीप की 5वीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। ओके। उसके पहले आपने, हम चर्चा जारी रखेंगे। हाँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी बीच में मैंने ना आपकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज और देखी। अच्छा। ऑनलाइन। हाँ। मैंने एक देखा 52 350, तो ये तो जानवरों के ऊपर थी, जबकि इसके पहले इन दिनों मुजफ्फरनगर मुझे कहीं से कुछ मिला देखने को, पढ़ने को, समझने को, तो वो थी बेसिकली आम जनमानस के ऊपर, जो दंगों के ऊपर जो हुई मुजफ्फरनगर में। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय थे। दोनों में से ज़्यादा मज़ा किस में आया, या यूँ कहें कि ज़्यादा टची कौन सा सब्जेक्ट था? देखिए, मज़ा तब आता है जब आप उस टॉपिक के अंदर तक चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपके पास स्कोप होता है, आप किस तरीके से एक आर्टिस्टिक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, या फिर आप एक कंटेंट को लेके। तो जो ये मुजफ्फरनगर के दंगों पे जो इन दिनों मुजफ्फरनगर डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें हमने हर चीज़ का ध्यान रखा कि उसमें कंटेंट भी होगा, उसमें इट वाज एन इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें कंटेंट भी होगा, उसकी ट्रीटमेंट पे भी हमने ध्यान दिया, उसको किस तरीके से एक आर्टिस्टिक वे में दिखाना है, ताकि वो सिर्फ एक जर्नलिस्टिक फुटेज ना बन के रह जाए, उस पर भी हमने ध्यान दिया। तो जाहिर सी बात है, वो एक लंबी फिल्म थी, उसमें स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा था, और वो मेरी पहली फिल्म थी, उसमें बहुत मेहनत हुई थी, बहुत सारे चीज़ें मैंने उसमें सीखी। तो उसमें बहुत स्कोप था। 1 घंटे की फिल्म में कोई रिपीटिशन आप नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जो हो रही थी वो हम दिखा पाए। तो मेरे लिए मेरी ये फिल्म तो हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहेगी। जो विषय आपने चुना मुजफ्फरनगर के दंगों के ऊपर, जो संभवतः 2013 के आसपास हुआ था, डर नहीं लगा कभी शूट करते वक्त? मैं डरी थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं इस पे फिल्म बनाना चाहती थी, शुभ्रदीप से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि शुभ्रदीप इस पे फिल्म बनाते हैं, हम मुजफ्फरनगर में इस तरीके से ऐसा हो रहा है। एंड शुभ्रदीप टोल्ड मी, मैंने बहुत इस तरीके की फिल्में बनाई हैं कम्युनलिज्म से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है दंगों पे, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। तो उन सभी मुद्दों को उसने टच किया जो कि चलते आ रहे थे हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी। तो बट ही वॉज़ रेडी, बिकॉज़ ये हमारी रूट्स मुजफ्फरनगर से थी, और यहाँ पे एक ये था कि हमें जानना था कि क्या कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो शुभ्रदीप ने मेरा साथ दिया। तो शुभ्रदीप साथ था। बहुत सारे मौके ऐसे आए जब थोड़ा हमें डर लगा, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी एडवेंचरस राइड। देखिए, डर की मैं आपको बताऊं, डर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे उस दौरान जब मुझे डर लगा था, लेकिन नॉर्मली जब हम पूरा टीम थे। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने लोगों में गई थी, वो एरिया मुझसे अछूता नहीं है। लेकिन मैं वहाँ, मेरी दादी का घर वहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, वहाँ मैं बचपन से जाती रही हूँ, तो मेरे लिए वो एरिया नया नहीं था। लेकिन जब दंगा हुआ तो आसपास के लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को मारा काटा, बिल्कुल, तो फिर वो आपके लिए भी नई जगह ही होगी।
तो आपके ऊपर हमले नहीं हुए? नहीं, हमारे ऊपर कोई हमले नहीं हुए, लेकिन ऐसा एक बार हुआ कि जब हम जिस गांव में दंगा हुआ था और वहाँ पे कुछ लोग को अरेस्ट किया गया था, फिर वो छूट गए थे, हमने उनके इंटरव्यू लिए थे जी। तो पहले तो उन्होंने बड़े आराम से हमें इंटरव्यू दिया, लेकिन जब हम वहाँ से जाने लगे, वो थोड़े उस दिन क्योंकि लंबा इंटरव्यू खींच गया, हम उस गांव में दोबारा नहीं जा सकते थे, इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे कि हम बार बार उन गांव में जाएं। तो हमारा ये था कि वो एक बार वहाँ जाएं और जितना लोगों से हम बात कर सकते हैं, बात करके, और जितनी हम अपना सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं वहाँ पे जले हुए घरों की, या जिस तरीके का परिवेश है वहाँ का जो कि फ़िल्म से रिलेटेड है, मुद्दे से रिलेटेड है, हम ले सकते थे। तो हम वहाँ उस गांव में इंटरव्यू लेके हम उससे आगे वाले गांव में चले गए। वहाँ पे हमने जो टिकैत हैं, बड़े किसान नेता टिकैत रहे हैं, उनके बड़े बेटे जो हैं रमेश टिकैत, उनका इंटरव्यू लिया। वो वहाँ पे थे और वहाँ से आते वक्त पता नहीं क्या हुआ उन लोगों को, जिस गांव से हम उनका इंटरव्यू लेके वापस आए, वो लोग अपनी गाड़ी हमारे पीछे बड़ी बुरी तरीके से भगाने लगे और हालात ऐसे हो गए थे कि वो हमें टक्कर मारने वाले थे। और जब टक्कर लगने की कोई, तो हमारी गाड़ी साइड में थोड़ा सा, हमारे ड्राइवर ने थोड़ा साइड में उसको ले लिया। साइड में लिया तो एक आदमी ने ज़बरदस्ती गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी और हमने फिर अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी को भगाओ। तो वो एक ऐसा पल था जब हम बहुत डर गए थे। लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि एडवेंचर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स लाइफ, अगर आप ऐसे मुद्दे चुनते हैं तो मुझे ये समझ आया कि ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। हमारा ड्राइवर बहुत डर गया था और जब वो उस गांव से बाहर निकला तो जो हाईवे था वो सिर्फ उस हाईवे पे गाड़ी को इधर लेके जा रहा था, उधर से फिर वापस लेके आ रहा था, फिर उसी हाईवे पे, वो हाईवे पे इसी तरीके से चक्कर काट रहा था और हमें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। हमने कहा रास्ता भूल गए हो क्या? तो इस साइड मैडम कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हमने तो ये थोड़ा दंगा प्रभावित जगह, तो जाहिर तौर पर ये सब चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो दंगा से प्रभावित जगह थी। मुझे ऐसा लगा कि उन लोगों ने इंटरव्यू तो दे दिया, लेकिन बाद में उनको लगा कि उनको देना नहीं चाहिए था। ये भी अच्छा, आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर गांव में जाके, अब कई बार आप गए दिल्ली से मुजफ्फरनगर, आपको क्या लगता है कि ये दंगा क्यों हुआ होगा? मैं एक फिल्म मेकर होने के नाते पूछ रहा हूँ, आम जनता को तो जो भी आप बताएं वो देखेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपने ये फिल्म देखी, आपको क्या लगा ये देख के कि दंगा क्यों हुआ? नहीं, ये सवाल के बाद सवाल नहीं होता है, सवाल के बाद जवाब होता है। ओके फाइन। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहले से हम कोई मन नहीं बना के गए थे कि यहाँ ये दंगा इसने किया है या उसने किया है, और इसीलिए ये फिल्म 2.5 घंटे की है, इतनी डिटेल्ड इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो हमें ये समझ आया कि दंगे जो होते हैं वो इंजीनियर्ड होते हैं, बहुत प्लान होते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी के थ्रू कराए जाते हैं। ये हमें समझ आया कि 2 कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, ये रियलिटी है। बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम्स में अगर कम्युनिटीज़ साथ में रह रही हैं, या और भी कम्युनिटीज़ हैं, साउथ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं, उनके तौर तरीके अलग हैं, उनके कल्चर अलग हैं, तो डिफरेंसेस उनमें रहते हैं। थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम ये है कि वो लोग एक बर्डन लेके चल रहे हैं। जब आज़ादी के वक्त जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, वहाँ पे इतने लोगों का इतना नुकसान हुआ था, तो वो एक दिमाग में कम्युनिटीज़ के चलता आ रहा है। बिल्कुल। एक दूसरे के प्रति एक है थोड़ा बहुत डिफरेंस, लेकिन मुझे लगता है कि इस मास लेवल पे अगर लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, उनमें लड़ाई होती है, पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, कुछ हुआ, लड़ाई हो गई, चलो गांव के लोगों में आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन इस लेवल पे जो इतने पूरे एरिया में, इतने बड़े एरिया में और इतने गाँव में दंगे फैल जाना, इसकी तो एक स्ट्रैटेजिकली ये हुआ है। और ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। जब हम वहाँ गए और हमने पूरा, आपने देखा होगा वो 2.5 घंटे की फिल्म है, तो दंगों से पहले क्या था, दंगों के वक्त क्या था और दंगों के बाद क्या था, तो हमने उन थ्रेड्स को जोड़ा है सिर्फ, और वो फिल्म कह रही है हमारी, ये हम
मुझे लगता है कि नॉन फिक्शन के साथ हम खेल नहीं सकते हैं, नॉन फिक्शन को हम ट्विक नहीं कर सकते हैं फिक्शन की तरह, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है। आपको लगता है कि दंगों को रोका जा सकता था? बिल्कुल दंगों को रोका जा सकता था। उस वक्त मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी जी। वो इन दंगों को रोक सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। शायद उनको भी लगा होगा कि थोड़े बहुत दंगे उनको भी फ़ायदा देंगे, थोड़ा बहुत डिवाइड जो है कम्युनिटीज़ में उनको भी फ़ायदा देगा, हो सकता है ऐसा। दूसरा ये था कि दंगे थे ही नहीं, दंगे बनाए गए, गलत रूप दिया गया, उन्हें गलत रूप। एक लड़ाई हुई एक बाइसिकल और मोटरसाइकिल की, जवान लड़के होते हैं जो कहते हैं जवान खून में बहुत रोश होता है। दो कम्युनिटीज़ के लड़कों में इस एक मोटरसाइकिल, और मैं फिर से ये पुरानी कहानी दोहरा रही हूँ, बाइक और साइकिल को लेके उनमें टकराव हुआ और उनमें एक लड़ाई हुई, और उसमें ही उसी दिन जिस दिन लड़ाई हुई उसी दिन उन्होंने एक दूसरे को मार दिया और वहाँ लिंचिंग भी हो गई। अब उस मुद्दे को एक लव जिहाद का रूप दे देना, उस मुद्दे को ये बना देना कि वहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, हिंदू लड़कियों के साथ, और फिर उसको एक बहू बेटी के रूप में पंचायतें कर देना, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी फिल्म में ये सामने आता है कि ये सब तो बीजेपी के नेता खुद ही बोल रहे हैं उस फिल्म में कि जिस वक्त अंत्येष्टि हुई उन लड़कों की, गौरव और सचिन की जी, वहाँ पे बाहर नेतागिरी हो रही थी, कोई उनके उस पर फूल भी नहीं चढ़ा रहा था, जो उनकी फ़ोटो थी उस पर कोई फूल भी नहीं चढ़ा रहा था, जिन लड़कों का नाम लिया जा रहा था कि इन्होंने अपनी बहन की रक्षा करी और इसके लिए इनकी लिंचिंग हो गई, जबकि मुद्दा कुछ और था। उन्होंने पहले एक मुसलमान लड़के को मारा और फिर उस गांव के लोगों ने उनको मिलके मार दिया। एक छोटी सी घटना थी ये, जिसको कंट्रोल किया जा सकता था। इसमें जो समाजवादी पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसकी एक बहुत अहम भूमिका थी। वो अगर एक प्रॉपर एक सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती इसमें और सही तरीके से गिरफ्तारियां करती तो शायद ये वहाँ पे भी रुक सकता था मुद्दा। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने उसमें, जैसे कहते हैं ना, कहीं कुछ चिंगारी है तो उसमें तेल डाल दो तो वो आग भड़काने वाली बात कही। ये भी मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे लोगों के मना करते हुए, खाप के लीडर्स भी थे, उन्होंने भी मना किया कि माहौल ख़राब हो रहा है, और वहाँ पे धाराएं लगनी शुरू हो गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन फिर भी उन्होंने पंचायतों के ऐलान किए। ये खुद वहाँ पे एक बीजेपी के लोकल लीडर फिल्म में बोल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। तो हमारा मानना ये है कि ये बिल्कुल कंट्रोल हो सकता था, और इसमें दोनों की अपोजिशन जो पार्टी थी उस वक्त बीजेपी, और जो वहाँ कंट्रोल में थी पार्टी जो कि मुलायम सिंह की, दोनों का ही रोल बहुत संदेह वाला रोल रहा है। इसमें नुकसान आम लोगों का हुआ और फ़ायदा पॉलिटिशियंस का हुआ। लगभग 70 से 80 लोगों की मौत हुई वहाँ। हाँ जी, सिर्फ 2 दिन में, 1.5 दिन के राइट्स थे, सिर्फ 1.5 दिन में 80 लोग मरे। हाँ, करीबन 80 लोग मरे, बहुत सारे लोग घायल हुए। ये सिर्फ मौत का आंकड़ा है, बहुत सारे लोग घायल हुए, और करीबन 5 लाख लोगों का पलायन हुआ। गांव छोड़ के निकल गए वहाँ से। गांव छोड़ के बहुत सारे राइट्स सिर्फ 7-8 गांव में हुई, लेकिन डर के मारे बहुत सारे उस वक्त एकदम से बहुत सारे लोग जो हैं तो पलायन किसने किया, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने किया? ज़्यादा संख्या मुसलमानों की या पूरी संख्या मुसलमानों? नहीं, पूरी संख्या मुसलमानों की थी। हिंदुओं के कोई कैंप नहीं थे, सारे जो भी कैंप थे वो मुसलमानों के थे, और ये वो मुसलमान थे जो बहुत गरीब थे। मुसलमान वहाँ पे क्या है कि कुछ गाँव में मुसलमान ताकतवर हैं, उनकी मेजॉरिटी है, कुछ गाँव में हिंदुओं की मेजॉरिटी है। तो ये वो सारे गांव थे जहाँ पे मुसलमान बहुत माइनॉरिटी में थे और बहुत गरीब मुसलमान थे, लैंडलेस लेबर कहा जाता है, दे वर लेबर क्लास पीपल। कुछ गांव में, आसपास के गांव में 7 से 8 गांव में दंगे हुए, लोग प्रभावित हुए, लेकिन उसी दौरान मैंने डॉक्यूमेंट्री में ये भी देखा कि बिल्कुल सटा हुआ गांव जहाँ पे एक भी मौत नहीं हुई। ऐसा क्यों? कुछ भी नहीं हुआ वहाँ, बिल्कुल शांति से थे लोग।
जब हम इस डॉक्यूमेंट्री को बना रहे थे तो सबसे पहले हम कैंप्स में गए, क्योंकि कैंप्स वर इजीली एक्सेसिबल। कैंप में हमें सारे लोग मिल गए जो भागे हुए थे, जो प्रताड़ित थे। हाँ, जो प्रताड़ित थे वो लोग, हमें सब एक एक, हम कैंप में गए, हमें वो लोग मिलते चले गए। उसके बाद हमारा दूसरा चरण था कि हमने इनकी बात सुन ली। वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार भी आ रहे थे, हमसे पहले भी कुछ संगठन वहाँ गए थे, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स निकाली थी। इतनी सारी लोकल अखबारों में, नेशनल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ रही थी, हम वो सब रिसर्च करके, सेकेंडरी रिसर्च करके वहाँ गए थे। और वो हमारा प्राइमरी रिसर्च, क्योंकि ये इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री थी कि इसमें हम बहुत टाइम नहीं लगा सकते थे कि हम वहाँ बस रिसर्च करें और फिर हम अपना कैमरा लेके जाएं। हमें लग रहा था कि यहाँ अभी कैंप में है, ये विक्टिम हमें मिला है, अब पता नहीं है यहाँ से किसी रिश्तेदार के ना चले जाए, ये कहीं ना चले जाए, पता चले कल को वो अपना बयान ही ना दे। तो इसलिए हम साथ के साथ हमारी प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च के बाद प्राइमरी रिसर्च और हमारा शूट साथ के साथ सेम टाइम पर चीज़ें सेम टाइम पे हमने किया। इतना वक्त नहीं होता जब इस तरीके का मुद्दा होता है, माहौल होता है जिसमें हमें पहले से कुछ नहीं पता होता कि क्या, कौन विक्टिम है, कौन क्या है। हमें बस एक मोटी मोटी खबर थी, हमने न्यूज़पेपर पढ़ लिए थे, रिपोर्ट्स पढ़ लिए थे संगठनों के, पर्सनल स्टोरीज़ पढ़ ली थी लोगों की। अब हमें वहाँ जाके सिर्फ उसको जाके शूट करना। अब हम आते हैं उस सवाल पर। कुछ सवाल पूछा था, मैंने शायद पूछा था कि दंगों से प्रभावित जो गांव थे उनसे सटे हुए कुछ गांव में बिल्कुल दंगे नहीं हुए, ऐसा क्यों? ये सवाल था। तो ये जब हम कैंप्स भी हम चले गए, फिर हम उन गाँव में भी चले गए जहाँ दंगे हुए, उसके बाद हमें लगा, ये सवाल हमारे मन में आया कि हमें इस गाँव में हुआ है, इसके आसपास कितने सारे गाँव हैं, कितने गाँव हैं इसके पास। तो जो इसके सबसे क्लोज गांव है वहाँ जाके भी हम देखते हैं वहाँ दंगा हुआ है या नहीं। तो पता चला उसके जो सबसे सटा हुआ गांव है वहाँ दंगा ही नहीं हुआ। तो हमें लगा कि यार वही डेमोग्राफी है, वही मेजॉरिटी हिंदू यहाँ है, वही मेजॉरिटी हिंदू वहाँ है, वही कम्युनिटीज़ है, पूरा डेमोग्राफिक फैक्टर्स में कोई कमी नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हुआ है, हमें वही लोग वहाँ जाके पता। तो जब हम वहाँ गए तो इट वॉज़ एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि वहाँ से फिर पता चलता है कि वहाँ के जो प्रधान थे, जो वहाँ के लीडर्स थे, लोकल लीडर गांव के, क्योंकि दंगे की आग फैल रही थी, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे गांव में भी दंगे हो सकते थे, लेकिन हमने उनको बहुत स्ट्रिक्टली, अपने लड़कों को, ने कहा ना जवानी का जोश बहुत रंग लेके आता है ऐसे मौक़ों पे, खून गर्म हो जाता है, या जिस तरीके की वहाँ लोग बात करते हैं, लोगों को गुस्सा आने लगता है, लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वैसे हो गया, तो लोग, सभी लोग, जिसका कुछ नुकसान भी नहीं है वो भी दंगे में कूद पड़ता है। तो वहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग थे, जो वहाँ के सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत स्टेप्स लिए, पॉजिटिव स्टेप्स लिए कि वहाँ उनके गांव में ऐसा कोई दंगा ना हो। तो ये बड़े दूरदर्शी और विजनरी लोग थे, और ये हमारा सौभाग्य है एज अ फिल्म मेकर कि हम उन लोगों से मिले और उनकी स्टोरी भी सामने आई। यानी अगर ऐसी ही चीज़ें की होती दंगा प्रभावित गांव में वहाँ के लोकल लीडर्स ने, तो शायद दंगा वहाँ नहीं होता। बिल्कुल वहाँ पे दंगा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ये समझ की कमी या मौके का फ़ायदा उठाना यहाँ पर किया गया उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पर थे और दंगा भड़का। अब आते हैं उस सवाल पर कि बड़ी मेहनत की आपने, महीनों लगा दिए अपने उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में और जान भी जोखिम में डाली। सेंसर बोर्ड ने अभी तक उस फिल्म को पास नहीं किया, क्या रीज़न हो सकता है? ये तो सेंसर बोर्ड का जो रीज़न है, सेंसर बोर्ड ने खुद ही दे दिया। अगर आपने देखा हो तो इसकी पूरी एक लड़ाई चली है सेंसर के साथ, 10 साल से हाई कोर्ट में पूरा एक केस हमारा चल रहा है पिछले 10 साल से। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशांत भूषण जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस केस को लड़ा, हमारे लिए वो केस लड़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम जी। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये फिल्म हमने बनाई तो हमने सेंसर बोर्ड को अप्रोच किया, और सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कहा कि हम इसको वो नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने।
उसके बाद हमारे पास दूसरा जो वो था ऑप्शन, वो था FCAT, फिल्म एपलेट ट्राइब्यूनल, जिसके पास हम सेंसर बोर्ड की शिकायत कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या हो। तो FCAT ने भी फिल्म को पास नहीं किया और कहा कि ये फिल्म शायद कम्युनलिज्म को बढ़ावा देती है। हमारा ये मानना था कि ये फिल्म कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं देती, कम्युनलिज्म के पीछे जो कारण है, जो राइट्स के पीछे जो कारण है, ट्रुथ को दर्शाती है। वहाँ पीस स्टोरीज भी हैं उस फिल्म में, सिर्फ राइट्स नहीं है एक बहुत। तो ये फिल्म ट्रुथ को सामने लेके आती है। ये कैसे लोगों में लड़ाई करवा सकती है? ये तो लोगों को बांधने वाली फिल्म है अगर ध्यान से उसको फिल्म को देखा जाए तो फिर उसके बाद हमने इस बीच शुभ्रदीप की डेथ भी हो गई थी। फिल्म के बैन होने के 1 महीने बाद उसको ब्रेन हैमरेज हुआ। हमें कभी पता भी नहीं चला कब इस फिल्म के बनाने सिलसिले के दौरान उसको कब हाई बीपी हुआ। बट जाहिर सी बात है इतनी स्ट्रेस उसने ली, उसकी ये फिल्म बैन हुई। और एक फिल्म मेकर जो कि इतना पैशनेट है अपनी फिल्म, अपने काम को लेके, जो रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में, जिसको उससे कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन क्योंकि वो पैशनेट है, वो ट्रुथ को दिखाना चाह रहा है, एक तरीके से वो सोशल वर्क कर रहा है समाज के लिए, एक्टिविज़म कर रहा है लोगों के लिए, तो उसका इस तरीके से चले जाना। उसके बाद हमने कोर्ट में केस डाला, तो कोर्ट में केस में कुछ कह नहीं पाए। कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस ने पूछा भाई आप बताओ, कोई कारण बताओ। भाई ये 2.5 घंटे की फ़िल्म है, तो 2.5 घंटे की फिल्म में आप बताइए ना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ आपको लग रहा है कि ये दंगे फैला, ये फिल्म से कम्युनलिज्म फैलेगा। तो ये सेंसर बोर्ड कुछ बता ही नहीं पाया। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये डेमोक्रेसी में इस तरीके से आप अगर कोई लीगली अपनी बात रख रहा है, लीगली नहीं लॉजिकली अपनी बात रख रहा है, तो आप उस तरीके से उसकी आवाज़ का दमन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो बस यही हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक नई कमेटी बैठेगी, सेंसर बोर्ड को एक नई कमेटी बैठानी पड़ेगी, जो कि एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने का, कि उनको एक कमेटी बैठानी पड़ती है इंडिपेंडेंट लोगों की। और वो फिर कमेटी को इस बार बताना पड़ेगा, अगर वो कमेटी कहती है कि हम इसको फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तो कम्युनिटी को बताने पड़ेंगे कारण, और फिल्म में से वो पार्ट बताने पड़ेंगे जहाँ उनको प्रॉब्लम है जी। तो कम्युनिटी ने इस फिल्म को पास किया विद जस्ट 2 माइन्यूट कट्स और कुछ स्मोकिंग, नो स्मोकिंग के एड्स। और जानवरों का तो हमने कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि गांव में तो गायें भैंस दिखती हैं, तो हमने वो सब सर्टिफिकेट लगाए एनिमल वेलफेयर से के सर्टिफिकेशंस वगैरह, वो सारा प्रोसेस फॉर्मली हमने किया। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने कोर्ट में डाला कि हमने ये सारा प्रोसेस कर दिया है और अभी तक हमें सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया। कोर्ट में हम दोबारा गए, तो कोर्ट ने जब उनसे पूछा, बहुत सारी जो हमारी हियरिंग्स थी वो बर्बाद करने के बाद, कि आज ये नहीं आए, आज ये सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर मौजूद नहीं है, आज वो नहीं आ सके, आज हमारा वकील बीमार हो गया, बहुत सारा डिले करने के बाद पूरे प्रोसेस को फाइनली जब वो हियरिंग हुई, तो उस वक्त जो सेंसर बोर्ड के जो डायरेक्टर थे वो थे पहलाज नीलानी। तो उन्होंने फाइनली कोर्ट में ये कहा कि इन्होंने जो कट बना के दिया है वो बिल्कुल सही है, वो मान्य है। लेकिन क्योंकि हमें लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से कि इस फिल्म को पास नहीं करना है विदाउट एनी रीज़न, द रीज़न वॉज द सेम कि इस फिल्म से कम्युनलिज्म फैलेगा, ठीक है। लेकिन हम इसलिए हम इस फिल्म को, मुझे भी ऐसा लगता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी का डायरेक्टर ये बोल रहा है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म को हम पास नहीं करते। एंड ही साइटेड सम स्पेशल रूल ऑफ सेंसर बोर्ड एंड सेड मैं इसको बैन कर रहा हूँ, विच वॉज इलीगल, सो वी कंटेस्टेड अगेंस्ट इट।
और वो कंटेस्ट हमारा अभी तक चल रहा है। फिर कोविड आया, कोविड में तो हियरिंग हुई नहीं इसको, कोविड में बहुत ज़रूरी जो बिल्कुल ही वैसे मामले थे उनका लिया, इसको एक साइड में रखा गया। और अभी भी जो है हियरिंग में लोग आते नहीं हैं, हियरिंग का पूरा दिन बीत जाता है, शाम को हियरिंग होती है, पता चला उनका वकील निकल जाता है। फाइनली ये केस उस पे आ गया है कि हम कह रहे हैं भाई हमें बता दीजिए आप हमें सेंसर सर्टिफिकेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम अपना अगला स्टेप लेंगे। सो अब मामला वहाँ रुक गया है। मतलब अभी नहीं पता कि ये फिल्म कब आएगी, आम जनता के लिए कब तक आएगी, कुछ भी नहीं पता। नहीं। और इतनी मेहनत। तो आपको क्या लगता है सेंसर बोर्ड कब तक परमिशन दे देगा कि ये फिल्म जनता भी देख पाए? मुझे नहीं पता, क्योंकि मामला अब कोर्ट में इतना लंबे समय से 10 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता है। और इतनी शिद्दत के साथ सेंसर बोर्ड के जो वकील हैं, जो कि गवर्नमेंट को ही प्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो सबसे बड़ा वकील है गवर्नमेंट का, वो इसको अब केस के लिए आते हैं कभी कभी। और अगर इतनी शिद्दत के साथ ये लड़ाई चल रही है और इतना डिले किया जा रहा है जी, तो मैं इसके बारे में कुछ कहूँगी नहीं। मुझे नहीं पता ये कब पास होगी फिल्म। और कोशिश अब मेरी तरफ से भी ये होगी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, तो मैं बहुत लंबे समय तक नहीं बैठ पाती हूँ। शुरू में तो काफ़ी साल तक वो हुआ, लेकिन अब मैं कोविड के बाद से कोर्ट के चक्कर बहुत लगाने पड़े। हाँ, शुरू में तो गई मैं बहुत सारी हियरिंग्स में गई थी, लेकिन जब फिर मुझे बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहने लगी, मुझे क्रॉनिक फैटीग का प्रॉब्लम है, तो मेरे लिए मुश्किल हुआ। तो जो वकील हैं वही सारा केस इसको देख रहे हैं, और हम बस इस इंतज़ार में कि कोई फ़ैसला आए, सो दैट वी विल डिसाइड आवर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला। लेकिन बीच में आपने बातों में बताया कि वो पहलाज निहलानी ने दिखाया कुछ लेटर, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सेंसर बोर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया उसमें? ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन थी जिसको उन्होंने माना। अच्छा। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि अपने आप से डिसीजन लेती है। जी। अपने आप से भी नहीं लेती है, एक एक कमिटी हायर की जाती है, जिसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, वो एनलिस्टेड होते हैं। ये खुद उस कमिटी में के लोग चुनते हैं, और ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है किसी भी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से पहले। अगर उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी, उस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद भी कि इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट दे दिया जाए, अगर मिस्टर निहलानी ने अगर उसको नहीं दिया, साइटिंग द रीज़न कि उनके पास ये लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से, so I think he is not working as an artist is known to have free spirit. They don't take sides. They are not biased. They are not biased people. तो जब आपने वो एक पूरा फॉलो कर लिया है, तो अब अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट का डंडा है मेरे ऊपर तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर गवर्नमेंट के डंडा कह के अगर लोग डरने लग जाएं, तो लोग फिर जर्नलिज्म ही छोड़ देना। लोग जाएं क्यों फिर? ठीक है, जहाँ जो चीज़ें हो रही हैं होते रहने दो यार, हम क्यों जाएं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें वहाँ पे जाके। अगर आप इतना ही डरोगे कि गवर्नमेंट का डंडा है, गवर्नमेंट क्या कहेगी, तो आप मत जाइए ना फिर वहाँ पे। वहाँ जाके ये तो एक तरीके से कहते हैं कि यू आर इन अ पोजिशन वेयर you can set a very good examples for the society, for the filmmakers. आप encourage कर सकते हैं इस तरीके की अगर फिल्म है जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से पास हो रही है, और आप उसका सेंसर सर्टिफिकेट रोक रहे हैं सिर्फ अपने बायस से या गवर्नमेंट के डंडे की वजह से, गवर्नमेंट के डर की वजह से, फिर आपकी इंडिपेंडेंट स्पिरिट तो मर चुकी है। फिर क्या है? फिर तो आप कुछ भी मत कीजिए, बैठे रहिए टीवी के आगे बैठ के, बस टीवी देखते रहिए, एक्सेप्ट करते रहिए जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हम ये समझते हैं कि यूथ के लिए क्या एग्जाम्पल है, आप क्या सेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट।
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स के लिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए, जो जाके स्टोरी करते हैं, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? जी, बहुत रिस्क लिया आपने और अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या होगा, बट उम्मीद करते हैं कि आपको मिले, परमिशन मिले और आप इस फिल्म को जनता तक लेकर आएँ, ये उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ और मैं प्रयास करूँगा कि हम इस वीडियो को, हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए और देखें, और कम से कम इस वीडियो के माध्यम से सच्चाई कुछ लोगों तक तो पहुँचे, ये हमारा प्रयास होगा। मैं बस एक बात कहना चाहूँगी कि ये कोइंसिडेंट है कि कल शुभ्रदीप की बर्थ एनिवर्सरी थी 2 मई की, और आज आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये इंटरव्यू जो है, ये पूरी जो कहानी है, ये शुभ्रदीप को ही समर्पित करती हूँ। लोगों की मेमोरी बहुत कम होती है, और वैसे भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग एक बहुत नीश एरिया है, लेकिन बहुत अच्छा ऑडियंस काम करके गए चक्रवर्ती साहब, बहुत अच्छा काम करके गए। लगातार ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने फिल्में बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, इसके पहले भी उन्होंने बहुत काम किया, और शायद हम समझते हैं कि वो होते तो और भी बेहतर काम निकल कर आता समाज के लिए। तो खैर, हम उन्हें याद करते हैं, और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस सच्चाई से हमें भी अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।